जय हिंद दोस्तों। अब इस बात में कोई शंका नहीं कि भारत आज डिजिटल पेमेंट में लीडर बन चुका है। आप इन आंकड़ों को देखिए। 2022-23 में भारत में 7,000 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी अमाउंट वैल्यू 149.5 लाख करोड़ थी। डिजिटल पेमेंट में टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया टॉप पर आता है। हमारे बाद चाइना का नंबर आता है और अमेरिका तो भारत के आसपास भी नहीं है। भारत आज जिस रफ्तार से इसमें आगे बढ़ रहा है तो किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो चाइना हो या यूएसए, भारत से आगे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। गवर्नमेंट अब यूपीआई सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर भी ले जाना चाहती है। कई देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, कईयों के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही कई देशों में लोगों को यूपीआई सिस्टम यूज करने को भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत की इस सक्सेस को पचा पाएगा? क्या यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर ले जाना इतना आसान काम है? तो इसका जवाब है नहीं। चैप्टर 1, वीजा एंड मास्टर कार्ड डोमिनेंस। दोस्तों, हम भले ही भारत में अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली को काफी हद तक कम करने में सफल हो चुके हों, लेकिन दुनिया के 80% पेमेंट मार्केट को वीजा और मास्टर कार्ड डोमिनेट करते हैं। वहीं भारत में क्रेडिट कार्ड की बात करें तो देश में 90% क्रेडिट कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के ही हैं। भारत में अभी भी इनकी मोनोपोली बनी हुई है। इन कंपनियों ने अपनी एक लॉबी बना रखी है और इनकी इस लॉबी के आगे खुद अमेरिका की गवर्नमेंट भी मजबूर है। वरना आप सोच करके देखिए कि जो अमेरिका दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, क्या वो अपने देश में यूपीआई जैसा डिजिटल पेमेंट खड़ा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मजबूर है। अमेरिका में यूपीआई जैसा सिस्टम इसलिए नहीं चलता क्योंकि वहां पर कार्ड मार्केट ज्यादा है। वहां पर बच्चों के पास अपना खुद का कार्ड होता है। यहाँ तक कि लोगों को हमेशा अपने क्रेडिट बिल चुकाने की टेंशन लगी रहती है। और बड़ी बात तो ये कि यूएस में हर जगह पर कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी वहां की गवर्नमेंट को यूपीआई जैसा सिस्टम लाने ही नहीं देती। इसके लिए वो लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब हुआ कि ये कंपनियां वहां की सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनाने ही नहीं देती कि कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सके। लेकिन एक मिनट रुको, अमेरिकन गवर्नमेंट इतनी आसानी से इन कंपनीज के दबाव में आ क्यों जाती है? तो इसका जवाब है क्योंकि सरकार खुद इनके साथ मिली हुई होती है। दरअसल ये कंपनीज सरकारों को पार्टी डोनेशन के नाम पर दबा करके पैसा खिलाती है। साल 2019 में $3.5 बिलियन इन कंपनीज ने लॉबिंग पर खर्च किए थे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसी लॉबी के तले दबी हुई रहती है। अब इनकी लॉबिंग केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी दादागिरी फैला रखी है और खुद अमेरिका की सरकार इस काम में उनका साथ देती है। इसका एग्जाम्पल इंडोनेशिया में देखने को भी मिला। दरअसल इंडोनेशिया अपना खुद का डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क लॉन्च कर रहा था, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया से रिक्वेस्ट की कि मास्टर कार्ड और वीजा जो भी आपको कहते हैं उनकी बात आपको माननी होगी। अब इंडोनेशिया अमेरिका के दबाव में था तो उसको उनकी बात माननी ही पड़ी। वीजा और मास्टर कार्ड ने वहां के रूल्स को अपने लिए आसान करवा लिया। ऐसे ही यूरोपीय यूनियन गवर्नमेंट भी एक बिल पास कर रही थी जिसके अनुसार क्रेडिट कार्ड कंपनियों को मर्चेंट के साथ डेटा शेयर करना पड़ रहा था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सक्सेसफुली लॉबिंग करके उस बिल को पास होने से ही रोक दिया। ऐसे ही भारत में जब यूपीआई सिस्टम लाया जा रहा था तो क्या वीजा और मास्टर कार्ड ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उनको घास तक नहीं डाली और साफ साफ कह दिया कि भाई हम आपकी बात क्यों सुने। बल्कि सरकार ने तो वीजा और मास्टर कार्ड को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया और यूपीआई को पूरे जोर शोर के साथ देश में लॉन्च किया। चैप्टर 2, तो अब भारत यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर कैसे ले जा सकता है? दोस्तों, जब अमेरिका की खुद की गवर्नमेंट इन बड़ी कंपनियों के कब्जे में रहती है, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी देश में ये कंपनीज अपने खिलाफ कोई बिल तक पास नहीं होने देती, तो एक बात तो क्लियर है कि वीजा और मास्टर कार्ड यूपीआई को इतनी आसानी से ग्लोबल लेवल पर प्रमोट नहीं होने देंगे। पहला तरीका तो यह है कि यूपीआई को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से पार्टनरशिप करनी चाहिए। लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर भी इनकी लॉबिंग चलती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के ही कंट्रोल में रहती है। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए भारत को कुछ जरूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहली है टेक्नोलॉजी। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय लोग वीजा और मास्टर कार्ड को ही काम में लेते हैं, लेकिन अगर लोगों को एक उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जाए जिसमें केवल QR कोड को स्कैन करके और मोबाइल नंबर से ही पेमेंट किया जा सकता है, तो फिर लोग उसी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहेंगे। उनको हमेशा कार्ड को साथ रखने की जरूरत नहीं होगी।
ये सही है कि अमेरिका जैसे देश में हम यूपीआई को प्रमोट नहीं कर सकते। अमीर देशों के पास तो पहले से ही अपना नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन जो गरीब देश हैं, जो नई पेमेंट टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, भारत उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकता है। उनके देश में यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने में पूरी मदद कर सकता है। दूसरा है लो ट्रांजैक्शन फीस। देखो, भारत में यूपीआई की जबरदस्त सफलता का राज है क्योंकि इसमें पेमेंट करने पर कोई भी कमीशन नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली से दुनिया के काफी देश परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनके चार्जेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर भी भारत को ये ट्रांजैक्शन फीस बिल्कुल ही कम रखनी होगी। लो ट्रांजैक्शन फीस में यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर दे सकता है। तीसरा है फोकस ऑन रेमिटेंसेज। देखो, भारत के यूपीआई के जैसे ही कई देशों ने ऐसा ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना लिया है, तो यूपीआई और उनके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में लिंकेज किया जा सकता है। भारत को सिंगापुर के साथ ऐसी कामयाबी मिल भी चुकी है। सिंगापुर के पे नाउ के साथ भारत का यूपीआई जुड़ चुका है। दोस्तों, दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। फिलहाल में विदेशों से देश में पैसे भेजने में पेपर वर्क काफी करना पड़ता है, एक्सचेंज रेट्स में काफी चार्ज लगता है और भी काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन भारत सिंगापुर के जैसे ही और देशों के साथ भी यूपीआई को लिंक कर देता है तो लोगों को आसानी भी होगी और यूपीआई की ग्लोबल लेवल पर पहुंच भी होगी। फोर्थ है ग्लोबल पेमेंट एप्स के साथ पार्टनरशिप करना। देखो, वीजा और मास्टर कार्ड कई छोटे ग्लोबल पेमेंट्स ऐप को ऊपर उठने ही नहीं देते हैं क्योंकि मार्केट पर इनका कब्जा होता है। अब उन ग्लोबल छोटे पेमेंट ऐप्स के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है और यूपीआई को उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में यूपीआई की रीच बढ़ाई जा सकती है। चैप्टर 3, क्या अमेरिका के पास भी यूपीआई के जैसा कोई सिस्टम मौजूद है? अगर है तो क्या उससे यूपीआई को कोई खतरा हो सकता है? देखो, वैसे तो वीजा और मास्टर कार्ड वहां की सरकार को कुछ करने ही नहीं देते, लेकिन जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और लोग भी उसको यूज करना चाहते हैं तो अमेरिका ने अब इस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हम अमेरिका के 2 ऐसे पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे जिनको एकदम यूपीआई के जैसा सिमिलर होने का दावा किया जाता है। पहला है फेड नाउ पेमेंट सिस्टम। फेड नाउ एक रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम है जिसमें इंस्टेंटली पैसे सेंड और रिसीव किए जा सकते हैं। ये अभी डेवलपमेंट के फेज में चल रहा है और 2023 में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। तो चलो अभी यूपीआई के साथ इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। पहली बात तो ये है कि यूपीआई से 70 बिलियन ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, वहीं फेड नाउ केवल 1.8 बिलियन ही ट्रांजैक्शन कर रहा है। दूसरी बात कि यूपीआई में जब हम पैसे भेजते हैं तो वो कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन फेड नाउ में ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में 15 मिनट लग जाते हैं। तीसरी बात कि यूपीआई में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। यूजर का डेटा प्रोटेक्ट रहता है, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, इंक्रिप्शन हो गया। लेकिन दूसरी ओर फेड नाउ में सिक्योरिटी फीचर्स तो हैं लेकिन यूपीआई के जैसे नहीं है। चौथी चीज की यूपीआई अफोर्डेबल है, यानी कि ट्रांजैक्शन की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन फेड नाउ में ट्रांजैक्शन की फीस लगती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो यूपीआई फेड नाउ की तुलना में ज्यादा बेटर है। अमेरिका का दूसरा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जेली पेमेंट सिस्टम। इसे भारत के यूपीआई के जस्ट 1 साल बाद 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ बड़े बैंकों के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका इंटरफेस बिल्कुल यूपीआई के जैसा ही है। यह सिस्टम भारत के यूपीआई को बराबर की टक्कर दे भी सकता है क्योंकि ये बिल्कुल यूपीआई के जैसे रियल टाइम में मनी ट्रांसफर करता है। यूपीआई में जहां हम यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर को यूज करके पैसे भेज सकते हैं, वैसे ही इसमें भी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर से पैसा भेजा जा सकता है। यूपीआई के जैसे ही इसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन सिक्योरिटी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि ये क्लेम करते हैं कि हम भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसमें कमी कहां पर है। पहला डिफरेंस तो यह है कि जेली पेमेंट सिस्टम में केवल बैंक टू बैंक ही आपस में लिंक होते हैं। यूजर केवल पार्टिसिपेट बैंक में ही पैसा भेज सकते हैं, लेकिन यूपीआई नॉन बैंक में भी लिंक रहता है, यानी ये थर्ड पार्टी एप्स को भी अलाउ करता है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से भी आप यूपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस कि यूपीआई में अगर हम पैसे भेजने की लिमिट की बात करें तो सिंगल ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक हो सकता है, वहीं डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट भी 1 लाख तक है, वहीं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 दिन में 10 है। लेकिन अब दूसरी ओर जेली सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हर बैंक अपनी रोज की नई लिमिट सेट करता है। तीसरा डिफरेंस ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कुछ मामलों में यह कमीशन काटते हैं। इसके अलावा यूपीआई में ऑटो मैंडेट सेटअप अवेलेबल होता है, वहीं यूपीआई से ईएमआई भी हम पे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपीआई में ज्यादा ओपन इकोसिस्टम है जो थर्ड पार्टी ऐप के साथ भी इंटीग्रेशन कर सकता है।
दोस्तों यूपीआई में ऐसी काफी सारी सर्विसेज हैं जिसे दुनिया का और कोई पेमेंट सिस्टम नहीं दे पा रहा है। अगर यूपीआई ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो वीजा और मास्टर कार्ड के डोमिनेंस को टक्कर दी जा सकती है। वहीं अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और तमाम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।